अब चलते हैं उस जगह पे जहाँ पर एक पूरी की पूरी बारात गायब हो गई थी, और यहाँ से जब हम एंटर करेंगे तो हमें किले का कुछ हिस्सा दिखने लगेगा सामने। तो आप देखना यहाँ कितना अंधेरा है, एक दूसरे का चेहरा ही दिखाई अब देता है। आपको एक दूसरे का चेहरा नहीं दिख रहा है, अब आप बाहर जाएंगे कैसे? और चारों तरफ अगर आपने कोशिश भी करी, ये जो किला है, ये किला 10वीं 11वीं शताब्दी में चंदेल राजा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और दिन है रविवार। हम लोग आज प्लान कर रहे थे कि अभय दतिया के आसपास की कोई अच्छी जगह एक्सप्लोर की जाए। जब हमने गूगल पर सर्च किया तो हमें एक लोकेशन मिली। उस लोकेशन का जो संबंध है वो चंदेल राजाओं से है, खंगार राजाओं से है और बुंदेला राजाओं से है। उस किले का नाम है गढ़कुंडार का किला। इस किले में कई वीरों की गाथाएं हैं, जिनमें पृथ्वीराज चौहान जी, आला उदल जी और परमार्थी देव जो चंदेल राजा थे, उनकी शौर्य की गाथाएं हैं। इस किले में त्याग की जो राजकुमारी थी केसर दे, उन्होंने कई और महिलाओं के साथ जौहर कर लिया था, उनकी भी कहानियां हैं। इस किले में कहानियां हैं धोखे की। इस किले में एक बारात को बुलाकर इस किले की जो निचली 2 मंजिलें हैं उनमें उनको जान से मार दिया गया और पूरी की पूरी बारात गायब हो गई। जब आप गूगल करेंगे तो उसमें लिख के आता है कि एक रहस्यमय किला जिसमें पूरी पूरी बारात गायब हो गई, वो वही किला, यही किला है। इस किले की जो बनावट है वो भी अपने आप में बहुत ही खूब है। जब हम उस किले के रास्ते से किले की तरफ जाएंगे तो किला लगभग लगभग अदृश्य हो जाता है और सड़क कहीं और मुड़ जाती है। इतनी इंटरेस्टिंग बिंदु जब हमने इसके बारे में सुने तो हमारा मन हुआ क्यों ना इसको एक्सप्लोर किया जाए और आप सभी भाई बहनों को भी दिखाया जाए। पूरे सामान को हमने जमा लिया है अपने टॉप बॉक्स में। बस एक चीज़ है जो हमने इस राइड के लिए स्पेशली मंगाई थी ऑनलाइन ऑर्डर करके, वो है ये टॉर्च। क्योंकि वो जो किला है उस किले को जो हमने देखा तो अंदर बहुत सारा घना अंधेरा है, उसमें हमारी ये टॉर्च काम में आएगी। चलिए अब हम सीधे चलते हैं बाइक पे और आपको वहाँ ले चलते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं बाइक पे लगाते हैं टॉप बॉक्स और निकलते हैं सीधा गढ़कुंडार की तरफ। चलिए। पीताम्बर माई की जय। चलिए यात्रा को शुरू करते हैं। आज की जो हमारी राइड है वो लगभग 70 किलोमीटर की राइड है और इसे कवर करने में हमें लगभग 1.5 घंटे का समय तो लग ही जाएगा। अगर बीच बीच में हमें कुछ बेहतरीन से व्यू दिखे तो हम आपको दिखाने की पूरी सुंदरता से कोशिश करेंगे। हमारी एक बहन है, उसका नाम है साक्षी, हम लोग उसे प्यार से सानू सानू बोलते हैं। लास्ट टाइम शी टोल्ड मी डैट सर आपकी ब्लॉगिंग स्किल धीरे धीरे बेहतर हो रही है। ये हमारा 5वां वीडियो है और एक इंसान की फितरत होनी चाहिए सीखने की। तो पहले वाले ब्लॉग में और अब के ब्लॉग में थोड़ा सा डिफरेंस तो होगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम और अच्छा सीखें और जल्दी सीखें, ज़्यादा टाइम ना लगाए। उससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको अच्छी चीज़ें जल्दी देखने को मिल जाएंगी। मोटरसाइकिल से राइडिंग पर जाने के कितने फ़ायदे हैं ये मेरे को नहीं पता, लेकिन एक फ़ायदा है कि आपको भारत के नॉर्मल हाईवेज़ पर टोल टैक्स नहीं देना होता है। अगर आप एक्सप्रेस वे पे जाएंगे तो आपको देना पड़ सकता है टोल टैक्स, पर यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। हमारी पिछली जो देवगढ़ की यात्रा थी ना, उस यात्रा के दौरान हमारा जो पिछला टॉप बॉक्स है उसका जो बेस है वो टूट गया था। आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, हम उसमें वेल्डिंग करा रहे थे। हमने ललितपुर से ही ऑर्डर कर दिया था कि ऑनलाइन 5 दिन में आ जाएगा, तो जो अगली राइड होगी उस राइड में हमें थोड़ी आसानी होगी। लेकिन आज तक वो बेस डिलीवर नहीं हुआ, तो हमें ना उसी बेस पे अपना टॉप बॉक्स को रख के लाना पड़ा। थोड़ा सा डर तो लग रहा है कि टूट ना जाए, क्रैक ना हो जाए वेल्डिंग वहीं से, लेकिन सेकंड ऑप्शन नहीं था ना, क्या ही कर सकते थे। तो मैं उदय को बार बार बोल रहा हूँ कि पीछे हाथ लगाते रहना ताकि वो अगर गिरे
तो अपन को थोड़ा आइडिया रहे कि भैया हिलने लगा है, आप चूँकि अलर्ट हो जाए, फिर से वेल्डिंग कराने का या बंजी कॉर्ड से उसको बांध दिए। हाईवे की उस लेन पे ना कुछ काम चल रहा है शायद, इसलिए पूरा ट्रैफिक इसी लेन पे है, वहाँ से आने वाले और यहाँ से आने वाले। और कुछ समझदार इंटेलिजेंट जो भाई होते हैं ना, देखो वैसे आते सामने से, है ना। ऐसा इंटेलिजेंस की कमी थोड़ी है हमारे देश में, कैसी बात करते हो आप, है ना। कितने इंटेलिजेंट लोग हैं। जब हम इस हाईवे पे आते हैं और कानपुर की तरफ बढ़ते हैं ना आगे, तो यहाँ पे एक जो जगह है इसे बोलते हैं पिछोर गाँव, और यहाँ पे ना सखी के हनुमान जी का बहुत अच्छा मंदिर है, वो बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। मंगलवार को और शनिवार को यहाँ अच्छा सा मेला लगता है, कभी आप आए दर्शन कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। बाइक राइडिंग की एक फ़ायदे का बताते हैं हम आपको। जब आप बाइक राइड कर रहे होते हो, आपने हेलमेट लगा लिया, और अगर आपके प्लेन के हेलमेट इंटरकनेक्टेड नहीं है, तो आप लोग आपस में बात तो कर नहीं सकते। तो जब आप बाइक चलाते हैं ना, और जो पीछे वाला बंदा बैठा है, वो पीछे वाला बंदा तो हो सकता है कि फ़ोन भी चला ले, लेकिन जो राइडर है, जो बाइक को ड्राइव कर रहा है, आपको मालूम, वो अपनी लाइफ के सारे पिछले पन्नों को पलट लेता है बाइक चलाते चलाते, क्योंकि बाइक चलाना है उसको, सामने रोड दिख रहा है और दिमाग में उसको सब कुछ चलता है। पूरी लाइफ की जो सीढ़ी है ना, वो रिवाइंड हो जाती है। जब भी मैं बाइक चलाता हूँ, और मान लो ऐसा हाईवे आ गया जिसमें सामने बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है, आराम से बाइक जा सकती है, तो बढ़िया मैं सोचता रहता हूँ। मुझे अपने कॉलेज के दिन याद आ जाते हैं, स्कूल का टाइम याद आ जाता है, मेरा किसी दोस्त से बहस हुआ था, मुझे वो याद आ जाती है, मैं सब याद आ जाती है भैया। हमने थोड़े से कंफ्यूज हो गए कि अगर हमें गढ़कुंडर जाना है तो इस रास्ते से हम ओरछा के लिए चले जाएंगे, और तो हम वहीं रुक गए डाइवर्जन पे। हमें ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें रास्ते पे आ जाओ और यहाँ जाना पड़े। तो हमने फिर मैप पे चेक किया। एक्चुअली कन्फ्यूजन इसलिए हुई ना कि जो गढ़कुंडर है ना, पहले वो टीकमगढ़ ज़िले में आता था, फिर बाद में 2018 में निवाड़ी ज़िला बना, तो गढ़कुंडर निवाड़ी ज़िले में आ गया। अब ओरछा भी है निवाड़ी में, तो मैंने ऐसे दिमाग लगाया कि कहीं ऐसा ना हो कि ओरछा से रास्ता जाता हो, तो मैं वहाँ रुक गया। फिर मैंने मैप को देखा, उसने बताया कि नहीं, आप सीधे चलें, पारिशा क्रॉस करना पड़ेगा आपको, उसके बाद में कहीं आपको और रास्ते पे जाना पड़ेगा, फिर आप पहुँचेंगे गढ़कुंडर। तो हम सीधे निकल दिए। ये जो बस आप मेरे सामने देख रहे हैं ना, ये बस भीलवाड़ा राजस्थान से चली और कानपुर जाएगी। ओवरनाइट बसों का एक फ़ायदा होता है, आपको जहाँ जाना है, आप अपने स्थान से उस जगह तक रात भर का सफ़र तय करके पहुँच सकते हैं। मतलब आपकी जो रात है वो यूटिलाइज़ हो जाती है, क्योंकि स्लीपर बसेस हैं, आप आराम से सो सकते हो और रात भर का सफ़र तय करके सुबह अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच सकते हो। लेकिन इस बसों में एक दिक्कत है जो मुझे लगती है पर्सनली। एक्चुअली होता ये है कि जब भी हम इस बसों में सफ़र करते हैं ना, तो वॉशरूम वगैरह की दिक्कत इस बसों में होती है। अगर जेंट्स है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो तो बोल भी देगा बस वाले को, भैया की साइड में रोक दो। लेकिन जो महिलाएं होती है, जो बहनें होती है ना, वो थोड़ी सी झिझकती है। तो अगर बस एसोसिएशन के बाद मेरी जीप फंस गई अगर बस एसोसिएशन के बाद मेरी बात पहुंच रही हो ना, तो वो इस बात को थोड़ा सा कंसिडर करे यार, कि हमारे नागरिकों को इसकी समस्या है, इसको बस सुलझाया जाए। भारतीय यात्री संघ जिंदाबाद। ये दोनों ट्रक बचपन में कहीं बिछड़ गए थे मेले में, अब वो एक दूसरे से मिले हैं, तो एक दूसरे से अलग नहीं हो पा रहे हैं। अभी जो हम पारिछाव क्रॉस कर रहे थे ना, तो हमारी जो नेक्स्ट लेन है, मतलब जो हमारी राइट लेन है ना, जो कानपुर से झांसी आ रही है, उस पर एक एक्सीडेंट हुआ, थोड़ा सा खतरनाक एक्सीडेंट था। हमने रिकॉर्ड नहीं किया, हमारा मन नहीं हुआ रिकॉर्ड करने का। पता है, मैं आपको एक सलाह देता हूँ, अगर आप कभी ट्रैवल कर रहे हैं किसी भी वाहन से, तो ना आपको जो अलर्ट रहने की आवश्यकता है ना, ज़्यादा अलर्ट तो आपको पूरी यात्रा के दौरान ही रहना है, लेकिन जो आपको ज़्यादा अलर्ट रहने की आवश्यकता है ना, वो है रात में 3 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे के बीच के टाइम में। वो जो 3 घंटे का टाइम है, वो जो 3 घंटे के टाइम में अधिकतर एक्सीडेंट होते हैं। उसकी वजह पता है क्या है? बंदा रात में चलाता कार या बाइक, उसकी झपकी लगती है। कानपुर झांसी हाईवे से जब आप आएंगे तो ये तरह मिलेगा आपको, इस तरह पे बोर्ड लिखा हुआ है, गढ़कुंडा का किला है 20 किलोमीटर, और हमें इसी रास्ते पे जाना पड़ेगा। ये एक सिंगल रास्ता है,
चलिए 20 किलोमीटर इस रास्ते पे भी चल के देख लेते हैं। बैतवा नदी यहाँ से भी पास होती है, ये बैतवा नदी का ब्रिज है। और अभी बैतवा नदी थोड़ी सी खाली है क्योंकि मानसून का सीजन भी जस्ट निकला है, तो जो डैम्स वगैरह है ना वहाँ पर रोक लिया गया। देखिए अभी हम जिस रोड पे हैं उस रोड से हमें किला दिख रहा है अपने राइट साइड में, वहाँ पे आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे। अभी हमें किला बिल्कुल साफ विजिबल है और अभी हम किले की तरफ जा रहे हैं, ऐसा हमें लग रहा है कि हम किले की तरफ जा रहे हैं। अब आगे वो जो बात बोली थी ना मैंने थोड़ी देर पहले कि किले के पास जाते समय उसका जो रास्ता है ना वो गुमराह करता है लोगों को, सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया था ऐसा। अब वो देखते हैं कि क्या होता है। अभी तो हमें ऐसा लग रहा है कि हम किले की तरफ ही जा रहे हैं। अभी जब हम वहाँ से आ रहे थे तो हमें पूरा किला दिख रहा था, लेकिन जैसे ही हम उस रास्ते पर रहे और इस पहाड़ी के पीछे जो किला था वो पूरा अदृश्य हो गया। अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब हम उस रोड पे थे, जो छोटे रास्ते पर हमने आपको बताया था, वहाँ से बता रहा था लगभग 5 किलोमीटर, और अभी हमने बाइक ड्राइव कर ली है लगभग 15 से 20 किलोमीटर, और अभी बता रहा है कि 12 किलोमीटर है यहाँ से। भैया इसने तो हमारे साथ ही गेम कर दिया और हम चले ही जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा रास्ता कहाँ से है। फाइनली अब हमें किला दिखने लगा और हम किले की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे कोई गाइड वगैरह की सुविधा अगर हुई ना तो भैया मज़ा ही आ जाएगा यार, सब कुछ पता चलेगा हमें भी, हम आपको ही बताएंगे। देखते हैं। हाँ कुछ लोग हमें ऊपर दिख तो रहे हैं, घूमते हुए अपन भी चलते हैं। कार वगैरह आपको यहीं रखनी पड़ेंगी क्योंकि हम बाइक से हैं और बाइक यहाँ से थोड़े से आगे जा पा रही है। हालांकि रास्ता ऐसा है कि यहाँ कार जा ही नहीं पाएंगी, तो कार वाले भैया ने वहीं कार पार्क कर दी थी। अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं और ये बोर्ड लगा हुआ है रणकुंडार का किला। तो यहीं लगा दे। भूल भुलैया वाले रास्तों से होते हुए हम आ गए हैं गढ़कुंडार के किले पे। इस किले से जुड़ी बहुत सारी कहानियां हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको वो सारी कहानियां हम बताते रहेंगे। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ कोई हमें गार्ड साहब मिल जाए या कोई गाइड मिल जाए जो हमें इस किले की पूरी जानकारी दे सके, और हम वो पूरी जानकारी आपको भी देने की कोशिश करेंगे। इस किले का बहुत शानदार इतिहास है, रहस्यमय भी इतिहास है, पूरी जानकारी आपको देते हैं। चलिए चलते हैं। जब हम इस किले को घूमने का प्लान कर रहे थे तो हमारे दिमाग में एक फिल्म बन रही थी, जैसे ग्वालियर का किला है या दतिया किला है, तो हमें लग रहा था कि वाहन सीधा ऊपर तक पहुंचेगा, बड़ी आराम से घूमेंगे। लेकिन यहाँ आके पता चला कि अभी हमें 140 सीढ़ियों को चढ़ना पड़ेगा उस किले तक पहुंचने के लिए। तो थोड़ा सा मेरी सांस तो वैसे ही भूलती है थोड़ा सा और अजीब लगने लगा कि भैया इतना कैसे चढ़ेंगे। अब देखते हैं, चलते हैं धीरे धीरे, जो होगा उसे देखा जाएगा। जहाँ थकेंगे वहाँ रुकने लगेंगे। चलिए 140 में से 6 सीढ़ी अपने कवर कर लिए बड़ा मजा आने वाला है। चट्टान पे बने होने के कारण ना यहाँ दिन और रात दोनों के तापमान में बहुत अंतर देखने को मिलेगा आपको। तो जब भी आप आए तो आप नवंबर में आए, दिसंबर में आए, जनवरी में आए, फरवरी में आए, मार्च में भी आ सकते हैं, लेकिन गलती से भी जून और जुलाई में ना आए, आपकी हालत खराब हो जाएगी भैया। चलिए आगे चलते हैं। अब हम किले के मेन एंट्रेंस पे हैं। ये जो दरवाजा है ये लगभग 20 फीट ऊंचा है। किले से हम अंदर आएंगे तो आपको थोड़ी सी एक दानल देखने को मिलेगी और इसके बाद ये एक गेट और मिलेगा, और यहाँ से जब हम एंटर करेंगे तो हमें किले का कुछ हिस्सा दिखने लगेगा सामने। ये हमने नीचे चढ़ी थी
और कुछ लंबी लंबी सीढ़ियाँ हमें अब यहाँ चढ़नी पड़ेंगी, तो हम जाके किले के पास में पहुंचेंगे। चलिए, अभी जो हम इस किले में आए तो हमें रामित भैया मिले, बहुत ही दिलखुश इंसान है। इन्होंने हमें वीडियो के पहले ही बहुत सारी जानकारी दे दी, फिर हमने इनसे कहा कि आप हमें और कुछ जानकारी है वीडियो के साथ साथ में देना। बहुत जानकारी है इनके पास। जब भी आप कभी यहाँ आए तो मैं रामित भैया का नंबर यहाँ मेंशन कर दूंगा, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं आने से पहले, तो ये आपको जहाँ से टाइम बता सकें कि आपको किस टाइम पे यहाँ पहुँचना है, और बाकी का जो सफ़र होगा इस किले का वो रामित भैया पूरा तय कराएंगे। और जो जानकारी है वो जानकारियाँ हम लोग को इंटरनेट पे नहीं मिल पाती है, वो जानकारी भी रामित भैया देंगे। रामित भैया, जब हम इस किले के बारे में जानते हैं तो हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे किले पे एंटर से पहले ही घोड़ों को बांधने की जगह थी। हाँ। और राजा महाराजा की टॉयलेट्स थी, वो कहाँ पे थी? ये क्या है, ये है इसमें क्या है, ये घोड़े बांधने का, ये बने हैं घोड़े बांधने के अच्छा, ये लिए। पीछे, ठीक है। हाँ। ओके ओके ओके। और टॉयलेट है ये बनी है बगल में, ये किले के साइड में, उस समय की जो राजा साहब के जमाने की हैं जो। अच्छा, देख अंदर से देख सकते हैं क्या? अंदर से देख सकते हैं, वो बनी चूल्हे टाइप की, खुड्डी टाइप की, अच्छा, ओके जो पहले जमाने में बनती थी। ओके, चलिए अंदर चलते हैं। ये जो किला था, ये किला लगभग 10वीं 11वीं शताब्दी में जो चंदेल राजा थे यशो बर्मन, उन्होंने बनवाया था। पहले इस किले का नाम जीनागढ़ हुआ करता था, फिर बाद में खंगार शासक आए, वो कैसे आए, पृथ्वीराज चौहान का यहाँ क्या भूमिका रही, वो सब आपको आगे बताएंगे। कि जब हम उस गेट से एंटर हुए और हम सीधे आए तो दोनों साइड में हमारे में छोटे छोटे कमरे टाइप कुछ बने हुए थे, और हम सीधे यहाँ आए। अब यहाँ से ना हमारे पास एक रास्ता हो गया यहाँ जाने के लिए, और ये 5 मंजिला महल है ना? क्यों रामित भैया? हाँ, रामित भैया ये बता रहे हैं कि ये जो जगह है ना, ये जगह भूल भुलैया के नाम से फेमस है। देखो धन के चक्कर में, देखो भाई साहब, खोजने के लिए देखो। अच्छा, देखो खोदते हैं यहाँ पे कहीं। अब आप कहते या हम कहते, कुछ नहीं है उधर भैया दिखाओ जरा। लेकिन फिर भी लोग बाग मानते नहीं है। अच्छा, ये भैया बता रहे हैं कि ये अभी भी देखो यहाँ पे लोग आते हैं, खुदाई कर देते हैं। जब ये पूरा किले की जब साफ सफाई होती होगी, बारिश पानी बरसता होगा, क्यों? हाँ, पानी तो उस समय जो पानी निकलता होगा, पानी यहाँ से निकलता होगा। पानी यहाँ से आता है भाई साहब, वो बाहर निकल जाता है। पूरा पानी यहाँ से बाहर निकल जाता ऊपर का होगा। पूरा चलिए। जितना आता है यहाँ से भी, देखो यहाँ पे भी है, देखो अच्छा, डबल में है। सेम जो नाला है वो नाला यहाँ पे भी है। हाँ, 2 जगह से पानी निकलने की दो जगह व्यवस्था से अंदर का पानी निकल जाएगा। इस किले में धन होने की आशंका के कारण यहाँ जो आसपास के लोग हैं वो इस किले को खोद रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ मलबा डला हुआ है, लेकिन जब हम यहाँ के स्थानीय निवासियों से पूछते हैं तो वो बताते हैं कि कुछ बदमाश किस्म के आदमी आते हैं, वो खोद तो लेते हैं लेकिन यहाँ पे धन किसी को नहीं मिला। उनका ऐसा मानना है कि इस किले में बहुत सारी देवीय शक्ति मौजूद है। इस किले में जब हम अंदर आएंगे तो नीचे की तरफ आते समय आपको अंधेरा दिखेगा, और उस समय लाइट वगैरह तो थी नहीं, तो ऐसे रोशनदान बना दिए गए थे ताकि ऊपर से रोशनी आए और इन कक्षों में बराबर प्रकाश रहे। इस रास्ते से अंदर गए थे और पूरा अंदर घूम के आपको कुछ जगह हमने दिखाई और हम वापस ऊपर जा रहे हैं। रामित भी बता रहे हैं कि ये जो गेट है, एक गेट देखो सामने है, तो ये 2 आपको आंखें से दिख रही होंगी, एक ये है और एक ये है। ये इसलिए बनाई गई ताकि राजा की जो सुरक्षा है वो मेंटेन रहे। रामित भैया, जो महाराजा खेत सिंह खंगार जी थे ना, तो हमने सुना है कि यहाँ पे दिसंबर के महीने में बड़ा मेला लगता है। थोड़ा सा मेले के बारे में आप बताओ। तो यहाँ क्या दिसंबर में लगता है कि नवंबर में? दिसंबर में। ठीक है। तो 27, 28, 29 दिसंबर में लगता है। ठीक है। तो जब पिंडारी जी थे यहाँ पे अध्यक्ष वहाँ जबकि, तो यहाँ शिवराज सिंह और राजनाथ सिंह को बुलवाया था उन लोगों ने जी। तो ये किला ऐसा है कि खंडर पड़ा था। अच्छा। इसमें कोई रहते नहीं थे। अच्छा, ये जो पार्ट वगैरह थी ये यहाँ पे नहीं भाई साहब, कुछ नहीं था इसमें, घास जमता था इस किले के अंदर।
अच्छा। कोई नहीं रहता था, ठीक। केवल एक चौकीदार वगैरह रहता था सरकारी, तो वो भी डरता था यहाँ पे। अच्छा। हाँ, तो महाराजा खेत सिंह की जयंती मनाई 27, 28, 29 में वो आए यहाँ पे, तो उन लोगों ने मांग की थी कि शिवराज सिंह और राजनाथ सिंह आए, तो उन लोगों ने मांग की थी कि हमारे किले के लिए, निर्माण के लिए पैसा है। तो 2006 के बाद से अब तक फिर- हर साल मनाते हैं क्या वो त्योहार? हर साल होता है, लेकिन हर 2006 साल से मनाते पहले नहीं हैं। मनाते थे? पहले नहीं मनाते थे। अच्छा, ये जो स्थान दिख रहा है ना आपको, ये- उधर भी ये थोड़ा मंदिर हाँ। दिखा ना, ये स्थान कौन से भगवान का है? ये क्या है सर, यहाँ पे बजरंगबली की मूर्ति थी। अच्छा, पहले। हाँ, ठीक है। तो यहाँ धन के चक्कर में लोग बागों ने उनको पटक दिया था, यहाँ से अच्छा। पटक दिया था, तो यहाँ से वो मूर्ति ले गए। अच्छा, जो मूर्ति हनुमान जी की यहाँ थी, वो मूर्ति अब यहाँ से अपने गांव में पहुंच दूसरे गई। स्थान में पहुंच गई। वो हाँ, गांव कुड़ार कहाँ में पर? पहुंच गई। कहाँ पे वो गांव? अपने गढ़ कुंडार में। अच्छा, अपने नीचे की तरफ। हाँ, गांव अच्छा, में उनका पहुंच मंदिर गई। है। मंदिर वो बन जो गया, मूर्ति, फर्स्ट वो क्लास। मूर्ति यहीं की मूर्ति यहीं की मूर्ति है। और देखो 1786 में इतने कीर्तन वगैरह होता था इसी घास जमे हुए में, जब घास जमता था फिर भी। अच्छा, ये डेट लिखी है? हाँ, वो तो भैया थोड़ा आगे आगे दिखाओ डेट। 1786 में यहाँ पे रामधुन होती थी भाई साहब। अच्छा। देखो ये लिखा है, और सिद्धबाबा भी है भाई साहब इसके अच्छा, अंदर। ये इस बात का प्रमाण है कि यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर हुआ करता हाँ। था, और ये डेट लिखी हुई है 18 फरवरी 1986। हाँ। उस समय यहाँ पे कीर्तन वगैरह होते थे। हाँ। ना, ये मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, होता क्या था कि अगर कोई क्रिमिनल है, कोई आरोपी है, लेकिन उसका आरोप बहुत ज्यादा संगीन नहीं है, तो राजा उसे दंड देते थे। तो उसे ना बैले के जैसे बांध देते थे और इसके आसपास घुमाया जाता था। बीच में आटा कूटने के लिए पत्थर लगा होता था, पाट लगा होता था, तो उसके घूमने के साथ साथ वो आटा पिसता था। तो ये सजा मिली जाती थी, ये नॉर्मल सजा थी। जब आप इस किले के परिसर में आएंगे तो आपको आसपास ऐसे कुछ कक्ष देखने को मिलेंगे। एक्चुअली ये कक्ष राजा के जो साथ में रहते थे, उनके जो स्टाफ में लोग रहते थे, उनके निवास करने के लिए ये कक्ष रहे होंगे। जो हमने आपको नीचे दिखाया था कि रोशनी के लिए ऊपर एक जगह बनी थी, वो जगह ये है। यहाँ से आपको नीचे ही दिखेगा, क्योंकि नीचे अंधेरा है तो आपको नहीं दिखेगा, लेकिन आपको नीचे से ऊपर दिखता है कि ऊपर से प्रकाश आ रहा है। और आगे आओगे तो यहाँ पे उस समय धार्मिक अनुष्ठानों के लिए यज्ञ वेदी बनी हुई है। अब चलते हैं उस जगह पे जहां पर एक पूरी की पूरी बारात गायब हो गई थी। थोड़ा सा डर लग रहा है, लेकिन भैया साथ में तो कोई दिक्कत है नहीं। चलिए। इस किले को जो बनाने की कला है, उसको देखोगे तो ये दरवाजा है ना, पूरे दरवाजे एक ही लाइन में दिखेंगे। आपको सीधा बाहर का सीन दिख रहा होगा, चाहे आप सामने देख लें और चाहे आप इस तरफ देख लें। इस तरफ आप सीधे देखोगे ना तो आपको सीधा बिल्कुल बाहर का ये दिख जाएगा, बिल्कुल सीध में बना हुआ है। ये जो स्थान है ना, ये राजा महाराजाओं के समय की टॉयलेट्स हैं, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे कुछ सीट टाइप कुछ बनी हुई है, और यहाँ पानी रखने की ये जगह है, यहाँ पानी रखते थे। पूरा एक सर्कल में बनी हुई है सीट्स, है ना। ऐसा नहीं है कि एक ही दो सीट्स बनी हुई है, नहीं। एक आप जब आप पूरा राउंड कवर करेंगे तो आपको चारों तरफ वो सीट्स मिल जाएंगे देखने के लिए। अब हम चल रहे हैं उस स्थान पर जिस स्थान के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर पूरी की पूरी बारात गायब हो गई थी। नीचे है वो स्थान, चलते हैं। चलो अमित भैया, और आपको भी दिखाते हैं। जो तोड़फोड़ आपने ऊपर देखी थी ना, वही तोड़फोड़ यहाँ भी की गई है, और इस किले को बहुत नुकसान पहुंचाया गया है उस धन के चक्कर में। अभी हम लोग उस जगह जा रहे हैं जहाँ पर वो बारात गायब हो गई थी, और इस रास्ते में ना इतना अंधेरा है, अगर हम ये टॉर्च बंद करके दिखाएं आपको, देखो जैसे सामने आप देख रहे होंगे रामित जा रहा है भैया, और आपको साफ साफ दिख रहा है। और अगर हम इसे बंद कर दें तो ये बिल्कुल भौंक अंधेरा है, वो रामित भैया के मोबाइल की रोशनी है। तो जो वो बाराती लोग यहाँ पे मरे थे, दो बाराती लोग का मरने के कारण यहाँ दम घुटना भी हो सकता है। हम बेसमेंट में हैं, और बेसमेंट की जो ग्राउंड फ्लोर से जस्ट नीचे की मंजिल है, वहाँ पर भी हम हैं। अभी हम आपको अंदर लेके आए हैं, और यहाँ आपको हम दिखाते हैं कि ये जो जगह है ना, ये जगह पर वो बारात कैसे खो गई थी, उनमें से लोगों की कैसे मृत्यु हुई थी, हम आपको समझाते हैं। देखना, अभी हम यहाँ खड़े हुए हैं, और आप मेरे चारों तरफ देख लो। उधर भी थोड़ा यहाँ जाओ इस साइड, और यहाँ से आप दिखा देते हो। आप
ठीक है, अब ये रास्ता जो है ना ये बाहर निकलने का रास्ता है। अब रवि मुझे को टॉर्च दे दो। देखो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे जब आप आओगे, थोड़ा आगे आ जाओ आप, जैसे आप यहाँ आओगे आगे, अब यहाँ पे अगर मैं बीच में खड़े करके ये टॉर्च बंद कर दूं, अभी आप देख पा रहे हो यहाँ निकलने के लिए रास्ता है और वो रास्ता वहां पे बंद कर दिया गया था। अगर मैं इस टॉर्च को बंद कर दूं तो आप देखना यहाँ कितना अंधेरा है। एक दूसरे का चेहरा नहीं दिख रहा। अब आपको एक दूसरे का चेहरा नहीं दिख रहा है, अब आप बाहर जाएंगे कैसे? और चारों तरफ अगर आपने कोशिश भी करी तो देखो यहाँ पे एक गेट है, यहाँ से आप सामने दीवार पर टकरा जाएंगे। अगर आप यहाँ जाओगे तो यहाँ इन गेटों से टकरा जाओगे, अगर आप यहाँ गए तो यहाँ ऐसे टकरा जाओगे, आपको बाहर निकलने की जगह नहीं है। तो थोड़े समय के बाद में आप अपने आप घबराने लगेंगे और उस दम घुटने के कारण हो सकता है किसी आदमी की मृत्यु भी हो जाए। तो जब भी आप यहाँ आए तो किसी विशेष जानकार व्यक्ति के साथ आए, जैसे हम रामित भैया के साथ आए। तो अब ये जो स्थान है ना, यहाँ पे जब भी आप कभी आए तो आप अपने फोन के भरोसे पर तो बिल्कुल ना आए। यहाँ पे नेटवर्क जा चुका है और अगर बाय मिस्टेक गलती से मैं फ़ोन ही अकेले लेके आऊँ और अगर इसकी बैटरी ख़त्म हो जाए और इसकी अगर टॉर्च ना जले तो मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता, फ़ोन लगा नहीं सकता, वो बाहर निकल नहीं सकता, तो मुझे यही रहना पड़ेगा। अब फिर मेरी किस्मत है कि रामित भैया आ जाए या कोई और आ जाए ढूंढते ढूंढते, या मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे तो वैसे अलग है, नहीं तो यहाँ से निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब हम आ गए हैं यहाँ पे। रामित ये जो अंदर है यहाँ पे क्या है अंदर? जी क्या है, लास्ट में एक फ्लोर है जी। अच्छा। लास्ट में एक दीवार पीछे तक की पे पहुंच गया जी। मकान है 50-60 फुट का रूम। अच्छा। रूम बोलते हैं 50-60 फुट का रूम 50-60 है। फुट का रूम है जी। ओके, इसमें हाँ। एंटर करने के लिए जगह कहाँ से होगी? इसके अंदर जा सकते हैं आप। नहीं हाँ। लेकिन जैसे ये रूम जिस भी पर्पज से बना होगा, हाँ। तो इसमें लोग कैसे घुसते होंगे? यहीं से घुसते यहीं होंगे? से ये गेट था? हाँ, बस इतना सही? बस इतना ही था गेट। अच्छा। हाँ, वो तो है ही इतना, इसे आगे बढ़ा नहीं है, छोटे ही है तो। अच्छा रामित, लेकिन ये रूम तो बड़ा लग रहा है यार। हाँ तो 50-60 फुट का है भाई साहब। अच्छा। हाँ। अभी हमने रामित भैया से पूछा कि आप कैसे आओगे बाहर। रामित भैया बोले देखो ये जो गेट है ना सामने, ये बिल्कुल सीधे में ही हम जानते हैं। तो बोले हम बिल्कुल सीधे स्ट्रेट जाएंगे, देखो जहां जहां रोशनी दिख रही है ना, वो सीधे जाएंगे निकल जाएंगे। लेकिन इतना आइडिया हम लोगों को नहीं है भैया, हम लोग तो नहीं निकल पाएंगे, तो हमें रामित का सहारा लगेगा। हम प्रयोग करने के लिए रामित की मोबाइल की टॉर्च को बंद करके रामित का मोबाइल लेके रामित को यहाँ छोड़ रहे हैं और अपनी लाइटें बंद कर रामित से कह रहे हैं बाहर निकलो, और देखते हैं कैसे निकल पाते हैं। अगर रामित तुम्हें 2 दिन तक ना मिले तो समझ जाना कि रामित यही है, नहीं तो रामित निकल आया। सही है, ठीक है, चलिए आइए। ये मजाक था, जस्ट फन, क्योंकि हम इसके अंदर रह रहे के इतनी डरावनी फीलिंग आने लगी है तो हम लोग को हंसने का एक बहाना चाहिए, तो हम लोग ऐसे खुद भी मजाक कर रहे हैं आपस में। जब हम इसके और आगे की तरफ जाएंगे ना तो आपको बिल्कुल अंधेरा दिखेगा, ये हमारी टॉर्च की रोशनी है। अगर हम इसे बंद कर लेना तो देखो आपको कुछ ऐसा दिखने वाला है। और अगर इसी में हम 1-2 भूतिया ट्यून डाल देना तो आपको लगेगा कि भैया ये तो बहुत खतरनाक जगह है। सामने एंडिंग पॉइंट है, सामने की दीवार है, वहां लास्ट है, उसके आगे कुछ भी नहीं है। बारात गुम जाने वाली जगह घूमने के बाद में अब हम चलते हैं ऊपर उस स्थान पर जहां पर राजाओं के निवास के लिए उनके रूम थे। पूरे महल में किसी भी रूम में ये नक्काशी नहीं है, तो इससे ही हम समझ पाएंगे कि ये किसी राजा या रानी का या उन दोनों का रूम रहा होगा। अंदर आएंगे तो आपको दिखाएंगे। देखो दीवारों पर जो लिखने की जो प्रजाति है ना, वो बंद नहीं होनी चाहिए। दीवारों पर जो नाम लिखे जाएंगे वो लिखे जाएंगे, और इसकी सुंदरता को थोड़ा सा खराब करने में इनका बहुत योगदान होता है। ये राजाओं के समय की बालकनी है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये नक्काशी की गई उस समय, यहाँ पे राजा बैठते थे और नीचे की तरफ यहाँ पे जैसे कोई भी उनके क्षेत्र का जो मामला होता था वो यहाँ आता था तो उनकी सुनवाई होती थी और राजा साहब यहाँ से अपना हुक्म सुनाते थे, उनको जो भी बोलना होता था वो। और सामने वो जो जगह है स्ट्रक्चर, वहाँ पे ढोल बजते थे, वहाँ पे ढोल बज के जो वहाँ फूल लगे हुए ना, वहाँ ढोल बज के पता चलता था कि नागरिकों को बुलाना है, इकट्ठा होना है। ये जो किला है, ये किला 10वीं-11वीं शताब्दी में चंदेल राजा यशोवर्मन ने बनवाया था। 1182 में पृथ्वीराज चौहान और परमार्दी देव चंदेल के बीच में युद्ध हुआ। हम उसी युद्ध के बारे में आपको बता रहे हैं जिस युद्ध में आला और उदल ने हिस्सा लिया था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई और पृथ्वीराज चौहान ने इस किले पर कब्जा किया। पृथ्वीराज चौहान के करीबी उनके
करीब के लोगों में से एक रहे महाराजा खेत सिंह कंघार जी को यहाँ का प्रशासक नियुक्त किया गया। बाद में 1192 में जो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, जिसे हम बोलते हैं मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच का दूसरा युद्ध, उस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जी की हार हुई। उसके बाद महाराजा खेत सिंह कंघार जी ने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित किया और जयजाग भुक्ति, जिसे हम बुंदेलखंड बोलते हैं, प्राचीन समय में इस क्षेत्र को जयजाग भुक्ति कहा जाता था, वहां पर खंगार साम्राज्य की, खंगार राजवंश की नींव डाली। खंगार राजवंश की नींव डालने वाले जो महाराजा है उनका नाम है महाराजा खेत सिंह कंघार। उनकी जयंती पर अभी नेक्स्ट मंथ दिसंबर के महीने में लगातार 3 दिन यहाँ एक बहुत भव्य मेले का आयोजन होता है। लाखों लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। अगर आप इस किले को घूमने का प्लान कर रहे हैं तो अगर आप उस समय पे आएंगे तो आपको यहाँ बहुत अच्छा माहौल देखने को मिल सकता है। जब महाराजा खेत सिंह खंगार जी ने यहाँ पर अपने राजवंश की नींव डाली और अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया, उस समय इस किले का नाम हुआ करता था जीनागढ़ किला। बाद में उनके वंशज, जिनका नाम है महाराजा खूब सिंह खंगार, उन्होंने इस किले का नाम बदलकर रख दिया गढ़कुंडार। मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे हम सन की पागल सुल्तान के नाम से भी जानते हैं, जब वो दिल्ली की राजगद्दी पे था उस समय उसने खंगार राजवंश के राजा के पास एक संदेश भेजा कि आप हमसे संधि करें और संधि में अपनी पुत्री केसर दे का विवाह हमसे करें। यहाँ के राजा ने अपने मान सम्मान को ऊपर रखा और इस संधि को अस्वीकार कर दिया। बाद में मोहम्मद बिन तुगलक और यहाँ के राजा के बीच में युद्ध हुआ। यहाँ के राजा बहुत बहादुरी से लड़े और उन्हें युद्ध में ही वीरगति प्राप्त हुई। इस किले में जब आप देखेंगे तो बहादुर की कई गाथाएं जुड़ी हैं, त्याग के कई प्रमाण हैं, यहाँ धोखे की भी निशानियां हैं। कुल मिलाकर ये जो किला है, ये किला इतिहास प्रेमियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस किले को सुरक्षा की दृष्टि से इस तरह से बनाया गया कि जब आप इस रास्ते पर आएंगे तो आपको कई किलोमीटर से किला दिखने लगेगा, लेकिन जैसे ही आप इस किले की तरफ आएंगे तो जैसे जैसे आप किले के पास आते जाएंगे आपकी आंखों से किला ओझल होता चला जाएगा और वो सड़क किसी और दिशा में मुड़ जाएगी और आपको अगर किला आना है तो आपको किसी दूसरी सड़क से यहाँ पे आना पड़ेगा। इस किले को आप देखेंगे तो पाएंगे कि चट्टान पर बना हुआ है किला और इसके आसपास इतनी शानदार और खूबसूरत हरियाली और सामने 1 2 3 इस तरफ पहाड़ बने हुए हैं, बीच में जलाशय है जहाँ थोड़ा थोड़ा सा पानी भरा हुआ है। और ये जो पहाड़ी के पीछे बनाने का कारण यही है कि जब आप सड़क से इसको देखें तो वो आपको थोड़ा सा गुमराह करे। अगर आप ऐतिहासिक इमारतों को देखना पसंद करते हैं, अगर आप ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जो ऐतिहासिक भी हो और उसके दोनों तरफ प्राकृतिक नज़ारे भी हों, तो रणकुंडा का किला आपके लिए एक बेहतर पसंद हो सकती है। यहाँ का इतिहास आप जानेंगे, लेकिन आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि एक तो आप किसी गाइड के साथ में ही आएँ जो आपको यहाँ के इतिहास की सही और सटीक जानकारी दे सके। किले का जो प्रवेश शुल्क 20 रुपये एक भारतीय का टिकट लगेगा। यहाँ पर पानी की और बाकी नाश्ते की व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन सामने अगर दे पाएंगे तो यहाँ पे वॉशरूम और टॉयलेट्स बने हुए हैं, उसकी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन खाने पीने का बच्चों के साथ जब आए तो उसका विशेष ध्यान रखें। इस किले तक पहुंचने के लिए अगर आप हवाई मार्ग से यहाँ आ रहे हैं तो नज़दीकी एयरपोर्ट खजुराहो एयरपोर्ट और ग्वालियर एयरपोर्ट है। अगर आप बाई ट्रेन आ रहे हैं तो आप झांसी स्टेशन तक अगर आएंगे, क्योंकि झांसी लगभग सारे देश से बाहर कनेक्टेड है, तो झांसी से आप यहाँ जब आएंगे तो लगभग आपको 40 किलोमीटर के आसपास की डिस्टेंस पड़ेगी। और अगर आप सड़क मार्ग से यहाँ आना चाहते हैं तो आप ओरछा होते हुए आ सकते हैं। ओरछा मैंने इसलिए कहा है क्योंकि अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हैं और रुकने का प्लान कर रहे हैं तो आपको यहाँ के आसपास ऐसे होटल नहीं मिलेंगे। आपको ओरछा में बेहतर होटल मिल जाएंगे, आप वहाँ से यहाँ आ सकते हैं। लगभग 45 किलोमीटर की डिस्टेंस ओरछा से यहाँ तक की होती है। आप मौसम का विशेष ध्यान रखें। अगर आप यहाँ मार्च के बाद में और अक्टूबर के पहले अगर आएंगे तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, और अगर आप अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं,
यहाँ जब आप ऊपर आएंगे तो आपको ऊपर या इसके आसपास पानी की बोतल, नाश्ते, खाने पीने के लिए कुछ भी सामान नहीं मिलेगा। तो आप अगर बच्चों के साथ आ रहे हैं तो उनके लिए पानी की बोतलें या उनके खाने पीने का सामान उनके अपने साथ ही लेकर आएँ। ऊपर बहुत सारी जगह है जहाँ पर बैठ के आप खाना वगैरह खा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत यहाँ है नहीं। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको ये किला और इस किले से संबंधित जानकारी देने की कोशिश की है, वो आपको रुचिकर लगेगी और आपको पसंद भी आएगी। हमें आप अपना सपोर्ट दें, हमारी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप यहाँ जब भी आप यहाँ कभी आएँ और आपको यहाँ से संबंधित कोई भी जानकारी पूछनी हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम अपना नंबर नीचे एक लाइन में डाल देंगे, में वापस पहुँच सकते हैं।